जय हिंद। आज के इस वीडियो में संगम काल के ऊपर चर्चा की जाएगी। देखिए, संगम युग कहें या संगम काल कहें, दोनों ही एक ही बात है। तो यदि प्रश्न बनता है कि संगम युग की सामाजिक या शासन व्यवस्था की विवेचना करें, सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालें, या संगम युग की आ जाए या संगम काल की आ जाए, आंसर आपका सेम ही रहेगा। अब इस वीडियो में हम पहले समझेंगे संगम काल की शासन व्यवस्था, उसके बाद सामाजिक व्यवस्था, और उसके बाद स्त्रियों की क्या स्थिति थी संगम काल के दौरान, उस पर चर्चा होगी। तो देखिए, संगम काल का जो समय माना जाता है या संबंध देखा जाए तो भारत के दक्षिणी इलाके से था। भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ से, ख़ास तौर पे कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के इलाकों से। संगम का जो मूल अर्थ लिया जाता है, शाब्दिक अर्थ लिया जाता है, वो है संगठन। यदि हम संगठन की बात करें तो किस चीज़ का? ये संगठन है तमिल कवियों का। इनका संगठन इसलिए किया गया था संगम काल में, और इन्हीं के नाम पर, मतलब इस संगठन के ही आधार पर ही इस युग को संगम काल भी कहा गया है। उस दौरान में जो साहित्य का सृजन हो रहा था, जो साहित्य लिखे जा रहे थे, उनका जांच करना, उनकी चेकिंग करना, या हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्रूफ रीडिंग करना, या उस दौर में जो नए कवि, नए लेखक उभर के आ रहे थे, उनकी रचनाओं को देखना, परखना और उसके बाद आगे के लिए प्रकाशित करने के लिए भेज देना, ये काम करते थे संगम संगठन के लोग। और यही इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कही जा सकती है, महत्वपूर्ण कार्य कहा जा सकता है। तो कई बार वन वर्ड में प्रश्न बन सकता है कि संगम क्या है, या प्रश्न बन सकता है कि संगम साहित्य क्या है। तो संगम काल में जो साहित्य रचनाएं की गई वही संगम साहित्य। यदि आप कहेंगे तो उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। तो अब हम आ जाते हैं शासन व्यवस्था के ऊपर। संगम काल में या संगम युग में वहाँ की शासन व्यवस्था कैसी थी, उस पर ध्यान देते हैं। तो वहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी, अर्थात राजा ही सर्वोच्च अधिकारी होता था। सबसे विशिष्ट या सबसे ऊंचा स्थान शासन व्यवस्था के अंतर्गत राजा का ही था, और वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली देखने को प्राप्त होती है। कहने का मतलब ये है कि सिंहासन का, राजगद्दी का जो उत्तराधिकारी होता था वो राजा, राजा के बाद उसका पुत्र, और उसके पुत्र के बाद उसका पुत्र। एक श्रृंखला चलती चली जाती है कि पहले राजा रहेगा, उसके बाद उसका बेटा होगा, उसके बाद उसका बेटा उत्तराधिकारी चुना जाएगा। तो यही है वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। अब राजा से क्या अपेक्षा की जाती थी उस दौर में? तो ये अपेक्षा की जाती थी कि राजा अपने प्रजा के योगक्षेम का, उसकी सुरक्षा की, उसकी रक्षा की, उसके मनोरंजन का, जो भी उनके सुख के लिए जो भी राजा से बन पड़ेगा वो सारे कार्य राजा करेगा। उससे ये भी उम्मीद की जाती थी कि राजा अपनी प्रजा के साथ एक पुत्रवत व्यवहार रखेगा। पुत्रवत व्यवहार रखने का क्या मतलब है? कि जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र के सुख दुख का ध्यान रखता है, जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र के कल्याण की, उन्नति के, उसके स्वास्थ्य का, वह दुखी है तो उसके दुखी होने का कारण क्या है, उसके दुख का निवारण कैसे किया जाए, जिस प्रकार से एक पिता अपने बेटे का ध्यान रखता है, ठीक उसी प्रकार से राजा भी अपनी प्रजा का ध्यान रखेगा, अपनी जनता का ध्यान रखेगा। ये अपेक्षा राजा से की जाती थी। राजा की निरंकुशता पर रोक था, मतलब कि राजा सबसे ऊंचा अधिकारी था, सर्वोच्च अधिकारी था, सर्वोच्च स्थान उसको प्राप्त था, लेकिन वो निरंकुश नहीं था, वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। उसे भी जो सामाजिक ताने बाने थे या जो धार्मिक नियम थे, धर्मसूत्रों में, धर्म ग्रंथों में शास्त्रगत जो नियम दिए गए थे, उसका पालन राजा को भी करना होता था। तो हम ये नहीं कह सकते कि राजा निरंकुश था। राजा
अपनी प्रजा के ध्यान रखता था। राजा जो वहाँ की परंपरागत मान्यताएं थी, जो नैतिक नियम था, उसका अनुसरण करता था, उसका पालन करता था और प्रजा के हित के लिए, प्रजा के योगक्षेम के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करने के लिए तत्पर रहेगा, ये उम्मीद राजा से की जाती थी। अब ये भी विवरण मिलता है कि जो शासक होते थे वो ब्राह्मण मत अनुयायी होते थे। कहने का तात्पर्य ये है कि राजा ब्राह्मणों के मतों को स्वीकार करते थे। राज्य का कोई भी कार्य करना होता था तो ब्राह्मणों से परामर्श लेते थे और कई ऐसे राज्य हमें उस दौर में प्राप्त भी होते हैं जहां ब्राह्मणों को एक राजकीय पुरोहित के रूप में स्थान सम्मान प्राप्त था और उनके परामर्श से ही राजा अपराधी को दंड देता है। उनके ही परामर्श से राजा राजकीय कल्याण संबंधी जो नीति है, नियम है, उसको बनाता है और लागू करता है। और दूसरी ओर राजा का ब्राह्मण मत अनुयायी होने का संकेत ये भी करता है राजा का धार्मिक होना। राजा के धार्मिक होना क्यों? क्योंकि ब्राह्मण को वेदों का अध्ययन करना और विशेष तौर पे उनको मंदिरों से संबंधित बताया जाता था और धार्मिक क्षेत्र में उनका सर्वोच्च स्थान माना गया। तो एक कारण ये भी है कि राजा को ब्राह्मण मत अनुयायी कहा गया। राजा के उत्तराधिकार का, जैसे मैं बताई, कि वंशानुगत होता है। राजा, उसके बाद उसका बेटा, ऐसे एक क्रम चलता रहता है। कई बार शासन व्यवस्था में या राज्य में ऐसी स्थिति बन सकती है कि राजा का, मान लीजिए राजा के 2 पुत्र हैं, उदाहरण समझिए, और एक पुत्र राज्य सिंहासन पर बैठने के सुयोग्य है और मान लीजिए कि वो छोटा पुत्र है जिसे राज सिंहासन पर बैठाया जा रहा है, उत्तराधिकार के लिए चुना जा रहा है और राज गद्दी पर सदैव एक सुसंकल्पित, सुव्यवस्थित या हम सुसंस्कृत कह सकते हैं कि मतलब जो राजगद्दी पर बैठने योग्य है, जिसको अपने नैतिक आचार्य नियम पता है, जो प्रजा की रक्षा करने के लिए तत्पर है, जो वीर है, बुद्धिमान है, चातुर्य है, सभी नीतियों में निपुण है, उसे ही निश्चित रूप से राज सिंहासन पर बैठाया जाएगा। तो ऐसे में हम मान लेते हैं कि छोटे बेटे को बैठाया जा रहा है और बड़े बेटे में किन्हीं कारणों की वजह से उसे उत्तराधिकार नहीं प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर अब ये स्थिति बनेगी कि हो सकता है बड़ा बेटा इसका विद्रोह कर दे और स्वयं को उत्तराधिकार बनाने की घोषणा करे और युद्ध भी हो सकता है। तो यदि ये युद्ध और अधिक भीषण हो जाता है तो ऐसे में राज्य में गृह युद्ध की स्थिति भी बन जाती है। तो कई बार राज्य के भीतर उत्तराधिकार को लेकर, राज सिंहासन को लेकर गृह युद्ध भी चलते रहते थे। अब वो पिता पुत्र में भी हो सकता है, भाई भाइयों में हो सकता है, मित्र राज्यों में भी हो सकता है, किसी के बीच में भी हो सकता है, लेकिन गृह युद्ध की संभावना भी प्राप्त होती है। अच्छा, गृह युद्ध का मतलब क्या है? गृह युद्ध है राज्य के भीतर कोई बड़ा युद्ध आपसी किसी मतभेद के कारण हो जाए, आपसी वैमनस्य के कारण अपने ही राज्य के भीतर, किसी अन्य राज्यों से ना होकर अपने ही राज्य के लोगों से ही युद्ध हो जाए और एक भीषण रूप ले ले, एक बड़ा रूप ले ले, तो वही गृह युद्ध कहा जाएगा। राजधानी के भीतर राजसभा का भी व्यवस्था देखने को प्राप्त होता है, जिसे नालवे कहा गया है, और ये 2 प्रकार से होती थी, नगरीय और ग्रामीण। मतलब जो नगर के क्षेत्र में थे वो नगरीय हो गया और जो ग्राम के क्षेत्र में थे वो ग्रामीण हो गया। नगर के जो शासक थे वो न्यायिक कार्यों को देखते थे, अर्थात न्याय करना, और वहाँ के जो सभा के अधिकारी थे या सभा के जो वरिष्ठ लोग थे, राजा उनसे अपने न्याय के कार्यों में या किन्हीं अन्य कार्यों में परामर्श भी ले सकता था। ठीक है। और गांव से हम समझ सकते हैं पंचायत, वहाँ पर एक पंचायती व्यवस्था थी जो ग्रामीण के समस्याओं को राजा तक पहुंचाने का काम करता था, और उन्हीं के परामर्श से, पंचायत के जो सदस्य होते थे उन्हीं के परामर्श से राजा फिर गांव के लिए नियम कानून, उनके योगक्षेम, उनके कल्याण के लिए नीतियां बनाता था। शासन व्यवस्था के दौरान
कर वसूलने की प्रक्रिया या कर वसूलने का साधन की बात करें तो दो साधन प्राप्त होता है, पहला कृषि और दूसरा व्यापार। कृषि के क्षेत्र में उपज का छठा भाग वसूल किया जाता था और व्यापार के क्षेत्र में मुख्य रूप से सीमा शुल्क या चुंगी शुल्क लगाया जाता था। चुंगी शुल्क क्या होता है? मतलब चुंगी शुल्क का मतलब ये है कि हम व्यापार के लिए यदि किसी दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो उस राज्य में प्रवेश करने के दौरान आपको जो कर देना पड़ रहा है वही चुंगी शुल्क है। संगम साहित्य का एक काव्य संग्रह प्राप्त होता है जिसमें कावेरीपट्टनम के अधिकारियों के कार्यों का विवरण है, उनकी कार्यसीमा क्या थी, वे किस प्रकार से वहाँ का कर वसूल करते थे, सीमा शुल्क की क्या व्यवस्था थी कावेरीपट्टनम में, इन सब का विवरण हमें पतिन्नपाले काव्य संग्रह में प्राप्त होता है। संगम शासन व्यवस्था के अंतर्गत न्याय प्रणाली कैसी थी उस पर ध्यान दें तो न्याय का जो प्रधान न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश, वो राजा होता है और इसके न्यायालय को, अर्थात जिसमें राजा न्याय का कार्य कर रहा है, जहाँ बैठकर वो न्याय के नियम कानून दे रहे हैं, दंड विधान दंड प्रावधान दे रहा है, उसको मनरम कहा गया है। और इस मनरम में राजा के साथ साथ जो अन्य विशिष्ट न्यायाधीश या अधिकारी हैं वो बैठकर न्याय का कार्य करते थे। दंड व्यवस्था भी काफ़ी कठोर देखने को मिलती है। झूठी गवाही देने पर उन लोगों की जेब कटवा दी जाती है। मृत्युदंड, कारावास जैसे अन्य दंड प्रावधान संगम काल के अंतर्गत देखने को प्राप्त होता है। अब अगर संगम काल के अंतर्गत वहाँ की सैन्य व्यवस्था को देखा जाए, अर्थात राज्य के अंतर सैनिक प्रशासन की क्या व्यवस्था थी, सैन्य संचालन किस प्रकार से होता था, तो राजा की अपनी एक चतुरंगड़ी सेना होती थी जिसमें अश्व, रथ, गज और पैदल सेना शामिल था। अश्व का अर्थ हो गया घोड़ा और गज का अर्थ हो गया हाथी। जो शासक होता था, जो राजा होता था, वो खुद भी युद्ध में पारंगत होता था। देखिए, राजा का युद्ध में पारंगत होना एक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि जो राजा स्वयं युद्ध में पारंगत नहीं है, जिसकी रुझान युद्ध के प्रति नहीं है, वो भला किस प्रकार से अपने साम्राज्य की रक्षा कर सकेगा, वो किस प्रकार से सैनिक के जो नियम हैं, कानून हैं, या किस प्रकार से अपने सैन्य को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित कर पाएगा। सेना का जो सबसे प्रमुख अधिकारी होता था वो राजा खुद होता था, और यदि सेनाओं को कोई सूचना देनी होती थी या उन्हें किसी चीज़ के लिए आगाह करना होता था तो नगाड़े और शंख की ध्वनि बजाकर उन्हें बुलाया जाता था। संगम काल के दौरान यदि युद्ध के किसी प्रक्रिया में कोई शहीद हो जाए, वीरगति को प्राप्त हो जाए, तो उसे एक शुभ लक्षण माना जाता था और उनके सम्मान में पत्थरों की मूर्तियां भी बनाई जाती थी। जो राजा होता था, जो शासक होता था संगम काल में, वो अपने आवास में महिला को सशस्त्र नियुक्त करता था, अर्थात ऐसी महिलाएं जो युद्ध में निपुण हों, जिन्हें युद्ध करना आता हो। और आप इसमें एक चीज़ और जोड़ सकते हैं नोट डालकर कि उस टाइम पीरियड में जो लोग होते थे या शासक होता था, वो समय देखने के लिए जल घड़ी का उपयोग करते थे। अब यदि संगम काल की सामाजिक दशा की बात करें तो इस पर प्रश्न बन सकता है कि संगम काल के दौरान वहाँ की सामाजिक दशा कैसी थी या वहाँ का सामाजिक ढांचा कैसा था, उस पर प्रकाश डालिए या उसका विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो उस दौर में समाज वर्ग भेद पर आधारित था, यानी कि वर्ण व्यवस्था वहाँ पर भी लागू थी, जिसमें पहले ब्राह्मणों का स्थान होता है, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो ये व्यवस्था तत्कालीन समाज में देखने को प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त राजा का सर्वोच्च स्थान समाज के भीतर था। समाज का जो प्रधान सत्ता हम कहें जिसके हाथ में थी, वो था शासक और उनके सहयोगी अधिकारी। उनके बाद ब्राह्मण का सर्वोच्च स्थान समाज के भीतर माना गया। इनका मानना है कि तमिल में ही सबसे पहले संगम का उदय हुआ और उस टाइम पीरियड के जो ब्राह्मण थे उनको लेकर ये मान्यता भी मिलती है,
जो साहित्य था, संगम साहित्य, उससे साक्ष्य प्राप्त होता है कि ब्राह्मण मृग चर्म धारण करते थे और उनकी अपनी एक अलग बस्ती होती थी, उनका अपना एक अलग समाज होता था। और कुछ ब्राह्मण ऐसे भी होते थे जो मांस भक्षण करते थे, अर्थात मांस का सेवन करते थे, और सुरापान या हम कहने कि वे मदिरा या शराब का सेवन भी करते थे। समाज में वैदिक यज्ञों का भी प्रचलन था, जो मुख्य रूप से समाज के जो सबसे बड़े या अभिजात वर्ग के लोग होते थे, राजा होते थे या विशिष्ट अधिकारी लोग होते थे, वही करा पाते थे। जो छोटे तबके के लोग होते थे उनके लिए वैदिक यज्ञों को कराना थोड़ा सा कठिन होता था। ब्राह्मण कवियों का भी उल्लेख संगम साहित्य में प्राप्त होता है और एक जगह ये विवरण मिलता है कि चोल शासक करिकाल ने एक ब्राह्मण कवि को प्रसन्न होकर 16 मुद्राएं प्रदान की थी। उस टाइम पीरियड में ब्राह्मणों के लिए भूमिदान, गौदान, रथदान, अश्वदान, ऐसे कई प्रकार के दान देने की प्रथा भी मिलती है। और ये धारणा थी उस टाइम के समाज की कि जो ब्राह्मण वर्ग है उसे संतुष्ट रखा जाए, और उसे संतुष्ट रखने के लिए ही ये दान का प्रावधान किया गया था। उस टाइम पीरियड में जब किसी व्यक्ति का डेथ हो जाता था तो उनके अंतिम संस्कार के 3 तरीके प्राप्त होते हैं। पहला उनका अग्निदाह कर देना, दूसरा समाधिकरण। ऐसे साक्ष्य, ऐसे तत्व प्राप्त हुए हैं जो तत्कालीन समाज में भी समाधिकरण व्यवस्था के होने का पुष्टि करती है। इसके साथ ही ऐसे भी तत्व प्राप्त हुए हैं जो बताते हैं कि डेथ बॉडी को, जिस व्यक्ति की डेथ हो गई उसकी बॉडी को खुले में छोड़ दिया जाता था वहाँ के जानवरों को खाने के लिए। तो ये 3 तरीके प्राप्त हुए। पहला अग्निदाह कर देना, अग्निदाह के द्वारा अंतिम संस्कार करना। दूसरा, कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते थे समाज में जो समाधि के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होते थे, और जो लोग समाधि धारण करते थे उनकी समाधि पर पत्थर का एक शिलापट लगाया जाता था जिसमें उनके बारे में लिखा होता था। और तीसरा, डेथ बॉडी को खुले में छोड़ देना वहाँ के जानवरों को खाने के लिए। साहित्यों के माध्यम से ये भी उल्लेख मिलता है कि यदि किसी स्त्री के पति की डेथ हो जाती है तो वो स्त्री उनकी आत्मा की शांति के लिए चावल का पिंडदान कर सकती थी। HD संकालिया के अनुसार महापाषाण कालीन समाधि व संस्कृतियों का प्रचलन संगम काल में मिलता है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से अंतिम संस्कार के तरीके महापाषाण काल में अपनाए गए थे वैसा ही तत्व हमें संगम काल में प्राप्त होता है, वैसे ही तरीके संगम काल में भी अपनाए गए। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत कुछ ऐसे शब्द, ऐसे टर्म प्राप्त होते हैं जिनको जानना, जिनके अर्थ को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे अक्सर एक नंबर का प्रश्न बनता रहता है, जो इस प्रकार है। पहला, वेल्लार। वेल्लार का जो अर्थ है वो है किसान। इसको किसान के रूप में ग्रहण किया गया है। कहने का मतलब ये है कि संगम काल में दक्षिण भारत का जो एरिया था वहाँ पर किसानों को वेल्लार कहा जाता था, और इनका समाज में ब्राह्मणों के बाद दूसरा महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। किसान थे तो उनका जो मुख्य काम रहा होगा मूल रूप से वो भी कृषि कर्म रहा होगा, अर्थात खेती करना। 2 तरीके के किसान या 2 प्रकार के किसान हमें समाज में प्राप्त होता है। पहला धनी और दूसरा निर्धन। जो धनी किसान होता था वो युद्ध में भी भाग ले सकता था और उसे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति भी प्राप्त हो सकती थी, अर्थात वो आधिकारिक पद पर भी जा सकता था। वैवाहिक संबंध भी उसके राज परिवार में या किसी विशिष्ट अधिकारियों के परिवार में या हम कहें उच्च कुल के लोगों में स्थापित होते थे। वहीं जो निर्धन किसान थे उनके पास ना तो अपनी ज़मीन होती थी जिस पर वो खेती कर सके, तो इसलिए वे दूसरों के ज़मीन पर अपनी खेती करते थे। विशेष रूप से जो धनी किसान होते थे उनकी ज़मीन पर ये निर्धन किसान खेती का कार्य करते थे। दूसरा शब्द है वेनिगर। इसका अर्थ व्यापारिक वर्ग के रूप में ग्रहण किया गया, अर्थात जो उस टाइम पीरियड में व्यापार करने वाले लोग थे उन्हें वेनिगर कहा जाता था, और समाज में इनकी प्रतिष्ठा अर्थात इनका सम्मान
निम्न स्तर पे था और इनकी तुलना शूद्रों से की गई। तीसरा शब्द है पुलयन। और पुलयन दस्तकारों के लिए प्रयोग किया गया। वे लोग जो दस्तकारी का काम करते थे, जो रस्सियों से चटाई बुनते थे, चारपाई बनाते थे, या पशु के चमड़ी से, जानवरों की चमड़ी से वस्तुओं का निर्माण करते थे, वे लोग इसमें शामिल हैं। चौथा शब्द है एनियर। जो शिकारी वर्ग होते थे उनके लिए एनियर का प्रयोग किया गया है। और ये धनुष, बाण बनाना, ढाल बनाना, अर्थात युद्ध के संबंधित जो शस्त्र होते थे उनके निर्माण करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। पांचवा शब्द है मलवर। मलवर के लोग तमिल क्षेत्र के उत्तर में निवास करते थे, अर्थात उत्तरी जो क्षेत्र था तमिल का, वहाँ पर ये लोग निवास करते थे। और इनका जो मुख्य कार्य था वो था लूटपाट करना, और ये लोग अशिक्षित माने जाते थे। चारवाहों और शिकारियों के वर्ग भी प्राप्त हुए हैं समाज के भीतर, जो आम जनता के लिए, लोगों के लिए दूध और दही का मक्खन की व्यवस्था करते थे। हिंद, यमन और अरब जैसी कुछ विदेशी जातियां भी प्राप्त होती हैं जो बंदरगाहों पर निवास करती थी। और इन विदेशी लोगों में भी भिन्नताएं थीं, अर्थात कुछ लोग उसमें निर्धन थे, कुछ लोग उसमें धनी थे। जो धनी लोग थे उनके भरण पोषण का स्तर निम्न था और वे लोग कच्चे घरों में या झोपड़ियों में रहते थे। वहीं जो धनी लोग थे उनका भरण पोषण उच्च स्तरीय था, अर्थात उनका भरण पोषण अच्छे तरीके से हो पाता था और पक्के घरों में रहते थे, सुख सुविधाएँ उनके पास थी। और इन विदेशी जातियों का बंदरगाहों पर बसने का जो मुख्य कारण था वो सिर्फ इतना था कि वो व्यापारिक संबंधों को और अपने व्यापार को बढ़ावा दे सकें। अब पूरे समाज के अंतर्गत जो सबसे अधिक प्रभुत्व संपन्न वर्ग था, या कहें जिनका बोलबाला था, वो राज परिवार का था, राजा का था और ब्राह्मणों का था। और समाज के भीतर दास प्रथा का अभाव देखने को मिलता है, या कुछ जगह ऐसा भी विवरण मिलता है कि संगम काल में जो सामाजिक ढांचा था उसमें दास प्रथा थी ही नहीं। तोलक्कापियम नामक एक तमिल रचना प्राप्त होती है जिसमें विवाह की जानकारी दी गई है, अर्थात जिससे हमें समाज में बनाए गए विवाह संबंधी नियम थे उसका विवरण प्राप्त होता है। बताया गया है इसमें कि विवाह को एक संस्कार के रूप में ग्रहण किया जाता था, उसकी एक अनिवार्यता थी समाज में। और हिंदू धर्म में जो 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं उसका वर्णन भी इस रचना में, इस संग्रह में प्राप्त होता है। तो ये था संगम काल का सामाजिक स्वरूप, सामाजिक दशा। अब इसी समाज के बीच में जो स्त्रियां थी उनके प्रति समाज का क्या व्यवहार था, नारियों की क्या दशा थी, इसको देखते हैं। तो देखिए, कुछ जगह पर नारियों की स्थिति अच्छी पाई गई है, तो वहीं कुछ जगह समाज की जो विधवा स्त्रियां थीं, विधवा महिलाएं थीं, उनकी दयनीय स्थिति देखने को मिलती है। स्थिति नारियों की अच्छी कैसे थी? वहाँ पर नच्चेलियर और ओवैयर नामक 2 कवित्रियों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है संगम साहित्यों में, जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि समाज की जो स्त्रियां थी वो शिक्षित थी। कुछ ऐसी महिलाएं प्राप्त होती हैं समाज में जिनके जो अपनी शिक्षा के प्रति जागरूक थी और उन्हें शिक्षा प्राप्त था। वहीं कुछ महिलाएं युद्ध कौशल में भी पारंगत थी। इसकी पुष्टि होती है इस बात से कि जो महल था, राजमहल में, राज के आवासों में महिलाओं को सशस्त्र रानियों की सुरक्षा के लिए और कुछ जगह पे राजा की सुरक्षा के लिए इन्हें तैनात किया जाता था। विधवा स्त्री की दयनीय स्थिति की बात करें तो उनके लिए कड़े नियम का प्रावधान था। वे ना तो अच्छा भोजन कर सकती थी, ना आभूषण धारण कर सकती थी और ना ही शयन के लिए बिस्तर का प्रयोग कर सकती थी। उन्हें अपने बाल मुंडवाने पड़ते थे, अपने सर के जो अपने बालों को हटवा देना पड़ता था और उन्हें रंगहीन वस्त्र धारण करके पूर्णतः एक कठोर नियम का पालन करते हुए जीवन यापन करना पड़ता था। वे ना तो स्वयं के मन से कोई भी कार्य कर सकती थी, चूँकि विधवा थी तो वो श्रृंगार भी नहीं कर सकती थी।
इतने कड़े नियम, इतनी दयनीय अवस्था के कारण कुछ महिलाएं ऐसी होती थी जो इन नियमों में जूझने के बजाय मृत्यु को प्राप्त कर लेना स्वीकार करती थी। और यहीं से फिर हम सती प्रथा का भी साक्ष्य प्राप्त करते हैं कि कुछ स्त्रियां अपने पति के साथ ही सती हो जाती थी। समाज में ऐसी महिलाएं भी प्राप्त हुई हैं जो वैश्यावृत्ति का कार्य करती थी, नृत्य और गान का भी काम करती थी। लेकिन इसके साथ ही साथ स्त्रियां यदि कोई व्यभिचारपूर्ण कार्य करती थी समाज में तो उससे अपराध माना जाता था। वे केवल मनोरंजन के लिए समाज में नृत्य कर सकती थी, गान कर सकती थी अर्थात गाना गा सकती थी, लेकिन वे व्यभिचार समाज में फैलाने के लिए बाध्य थी। वे समाज में व्यभिचार को बढ़ावा नहीं दे सकती थी। ऐसा करने पर उन्हें दंड दिया जा सकता था। जो लोग थे उस टाइम में वे लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार का भोजन ग्रहण करते थे। जैसे कि आज के समाज में कुछ लोग शाकाहारी भोजन खाना पसंद करते हैं, कुछ मांसाहारी खाना पसंद करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो दोनों ही तरीक़ों को स्वीकारते हैं अर्थात वे मांसाहार भी हैं, वे शाकाहारी भी हैं। तो यही पद्धति, यही तरीका हमें उस टाइम पीरियड में भी प्राप्त होता है। चावल वहाँ का मुख्य खाद्य पदार्थ माना गया और इसके साथ ही चावल, दूध और सांभर जैसे खाद्य पदार्थ का प्रचलन संगम काल में था। इसके अतिरिक्त भेड़, सुअर, मछली जैसे जानवरों का भी सेवन किया जाता था। उनके भी भक्षण के तत्व हमें साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से साक्ष्यों के रूप में प्राप्त होता है। और पान, सुपारी का भी सेवन हमें तत्कालीन समाज में देखने को मिलता है। वहीं पेय पदार्थों में मुन्नेर का रस बहुत अधिक प्रिय माना जाता था, जो नारियल के जूस, ताड़ के जूस और गन्ने के जूस से इन तीनों का एक मिश्रण होता था, जिसे हम मुन्नीर कहते हैं, जिसे मुन्नीर कहा गया तत्कालीन समाज में। कोई समाज है तो जाहिर सी बात है उस समाज की अपनी कुछ विश्वास होंगे, अपनी कुछ मान्यताएं होंगी, कुछ अंधविश्वास भी होंगे। तो वो क्या था? वो था उन लोगों का जादू टोना पे विश्वास करना। वो लोग जादू टोना पे विश्वास करते थे और ज्योतिषीय भविष्यवाणी पर विश्वास करते थे। अर्थात जैसे आज के समय में लोग भविष्यवाणी में विश्वास करते हैं, जादू टोना में ऐसे कुछ श्रृंखलाएँ मिलती हैं उन पे विश्वास करते हैं, वैसा ही उस टाइम पीरियड में भी था कि वहाँ के लोग जादू टोना हो गया, अपने भविष्यवाणी कराना कि आगे उनके जीवन में क्या होगा, जो शकुन अपशकुन जैसी मान्यताएं थी उस पर विश्वास तत्कालीन समाज के लोगों में दिखाई पड़ता है। और ये भी वे लोग मानते थे, मतलब उनकी ये धारणा थी कि बच्चों को अशुभ शक्तियाँ लग सकती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं भूत प्रेत को मानते थे कि भूत प्रेत जैसी शक्तियाँ बच्चों के ऊपर आ सकती हैं, उन्हें लग सकती हैं, उनको नज़र लग सकती है। तो इसको इनसे बचाने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए उन्हें ताबीज़ पहनाया जाता था, बच्चों को ताबीज़ धारण कराया जाता था ताकि बच्चे ऐसी जो अशुभ शक्तियाँ हैं उनसे बचे रहें। और उस समाज में कौवा को एक शुभ पक्षी माना जाता था और उन्हें पितरों के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया जाता था। और ये लोग मानते थे कि यदि कौवा घर पर आता है तो वो अतिथियों के आगमन का संकेत है, अर्थात कौवा दिखना वो लोग मानते थे कि ये किसी न किसी अतिथि के आने की सूचना उन्हें दे रहे हैं। और उस टाइम पीरियड के जो लोग थे वो स्वयं भोजन ग्रहण करने से पहले कौवा पक्षी को भोजन प्रदान किया करते थे। तो ये था संगम काल के बीच स्त्रियों की स्थिति। इस वीडियो में हमने देखा शासन व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, स्त्रियों की दशा और इसके साथ ही जो खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ थे या समाज के मध्य जो विश्वास, अंधविश्वास फैले थे, हमने थोड़ी सी चर्चा उस पर भी की है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यदि वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।